आज पढ़ने वाले हैं हम कमर्शियल बैंक, उसके अर्थ क्या होते हैं और उसके कार्य क्या होते हैं। अर्थ पे जाने से पहले सबसे पहले बैंक वर्ड जो है वो कहां से निकला है वो चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बैंक शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो मानी जाती है वो इटालियन लैंग्वेज से। कौन सी लैंग्वेज से? इटालियन लैंग्वेज से। इटालियन लैंग्वेज का एक वर्ड था जिसका नाम था बैंको, BANCO। इस बैंको वर्ड से जो है वो बैंक वर्ड निकला है, ठीक है ना। कैसे निकला है इस बैंको वर्ड से? वो ऐसे निकला है कि ये जो बैंको है ये आगे चलकर फ्रांसीसी वर्ड हो गया, वो हो गया BANKE, ठीक है ना। और ये वर्ड जो है ये आगे चलकर हो गया अंग्रेजी का, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, अंग्रेजी लैंग्वेज, उसका हो गया ये BANK, बैंक, ठीक है ना, जो अभी हमारे यूज में आता है, ठीक है ना। अब ये जो बैंको है, इस बैंको वर्ड का अर्थ क्या होता है? क्योंकि बैंको क्यों पड़ा? क्योंकि उस समय जो इटली में जो लोग थे वो बेंचों पर बैठकर मुद्रा परिवर्तन, मुद्रा के लेन देन का कार्य करते थे। तो बेंचों से क्या नाम पड़ गया? बैंको पड़ गया, ठीक है ना। ये इटालियन लैंग्वेज से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। एक और लैंग्वेज है जर्मन लैंग्वेज, उस जर्मन लैंग्वेज से भी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जहां पर इसका जो वर्ड होता है वो होता है BANCK। क्या होता है? BANCK। उसको बोला जाता है, इसका जो अर्थ होता है जर्मन लैंग्वेज, इसका अर्थ होता है सम्मिलित स्कंद कोश, ठीक है ना। तो इन दो धारणाओं से एक तरीके से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। आप इटालियन वाले को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है ना। अब चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन पर। देखिए, इसका अर्थ आप आसानी से इसकी डेफिनेशन समझ के लगा सकते हो। सबसे पहले डेफिनेशन है क्राउथर के अकॉर्डिंग। क्राउथर एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा बैंक का कार्य अन्य लोगों से ऋण लेकर, यहां पे समझने की कोशिश करना, अन्य लोगों से ऋण लेकर बदले में अपना ऋण प्रदान करके मुद्रा का निर्माण करना है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर बैंक क्या करती है? अन्य लोगों से जमाएं स्वीकार करती है, यानी यहाँ पर इन्होंने बोल दिया उसको ऋण लेकर, फिर उन जमाओं को क्या करती है? ऋण प्रदान करती है, और मुद्रा का निर्माण, यानी ऋण प्रदान करने से क्या होती है? इंटरेस्ट लेती है, तो उस मुद्रा को और भी सृजन करती है, ठीक है ना। तो वो कहलाता है बैंक, ठीक है ना। इसी तरीके से भारतीय बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 उसने भी डेफिनेशन दिए। उन्होंने कहा कि बैंकिंग से तात्पर्य क्या है? मांग जमाएं स्वीकार करना और उन जमाओं से ऋण प्रदान करना, और जब भी कोई मांग करे, डिमांड करे, तो उन्हें चेक या ड्राफ्ट के द्वारा उनकी आज्ञा पे उन्हें लौटाया जाना। ये किसने कहा? भारतीय बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949, ठीक है ना। इसके अलावा फिंडले सिराज ने भी डेफिनेशन दी। तो बहुत सारी डेफिनेशन है, सारी याद करने की जरूरत नहीं है। और फिर आप इसका लास्ट में निष्कर्ष के रूप में कोई एक अर्थ अगर बताना चाहे तो सिंपल सा अर्थ आप बता सकते हो कि ऐसी संस्थाएं या वे समस्त संस्थाएं जो मुद्रा का लेन देन संबंधी सुविधाएं जो है वो जनता को प्रदान करती है, लेन देन संबंधी सुविधाएं, वो कहलाता है बैंक, ठीक है ना। ओके, चले आगे। डेफिनेशन हो गया, अर्थ हो गया। अब चलते हैं हम फंक्शन, कार्य क्या होते हैं बैंक के। तो इसके अर्थ से ही आपको पता चला दो मेन कार्य होते हैं। सबसे पहले तो जमाएं स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना, और साथ में और भी होते हैं जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर। देखिए, पहला कार्य होता है, कार्यों में चलते हैं हम। पहला कार्य जो होता है हमारा वो होता है जमाएं स्वीकार करना। क्या होता है? जमाएं स्वीकार करना, ठीक है ना। अब जमाएं स्वीकार करना, ये जमाएं स्वीकार करना। अब आपको पता है कि जो बैंक है वो क्या करता है? वो लोगों से, जनता से जो है वो जमाएं, जो डिपॉजिट है वो स्वीकार करता है, उनकी जमाएं अपने पास रखता है, ठीक है ना। वो जमाएं किस रूप में रखता है? वो एक तो बचत खाते के रूप में ले सकता है, बचत खाता खुलवा सकते हैं जो ग्राहक होते हैं। एक होता है वहां पर चालू खाता होता है, चालू खाता खुलवा सकते हैं जो ग्राहक होते हैं। एक होता है मांग जमाएं भी होती है, ठीक है ना। एक होती है यहाँ पर अवधि जमाएं, जिसको फिक्स डिपॉजिट हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ जमाएं होती है। इन जमाओं के रूप में जो है बैंक क्या करता है? जमाएं स्वीकार करता है। देखिए, बचत खाता जो होता है इसमें जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, जो कम आय वाले होते हैं, वो पैसा जमा कराते हैं। इस पे जो ब्याज की दर होती है वो क्या होती है? कम होती है, ठीक है ना। चालू खाता जो होता है, इसमें जो बड़े बड़े उद्योगपति है वो जमा कराते हैं। इस पे भी जो ब्याज की दर होती है वो एक तरीके से न्यूनतम होती है। क्या होती है? न्यूनतम, बहुत कम होती है, ठीक है ना। एक होती है मांग जमा, जो मांग होने पर लौटाई जाती है। इस पे भी ब्याज की दर क्या होती है? कम होती है, ठीक है ना। एक होती है अवधि जमा, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट FD भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें जो होता है, इसमें एक निश्चित समय तक, आपको पता होगा, एक निश्चित समय के लिए फिक्स डिपॉजिट यानी अवधि जमा है, यानी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए पैसा जमा किया जाता है। इस पे जो ब्याज की दर होती है वो ज्यादा होती है, अधिक होती है, ठीक है ना। तो इन खाताओं के रूप में, इन जमाओं के रूप में एक तरीके से जमाएं बैंक जो है वो स्वीकार करता है और उन जमाओं पर कुछ ब्याज भी अदा करता है, ठीक है ना। तो ये जमाएं स्वीकार करना इसका मुख्य कार्य है। दूसरा है ऋण प्रदान करना। अब ऋण कैसे प्रदान करता है? आपको पता होगा कि ऋण जो है वो विवाह ऋण भी हो सकता है, ऋण जो है वो घर के लिए भी हो सकता है, ऋण जो है
है वो परिसंपत्ति के लिए भी हो सकता है, ऋण जो है वो प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है, ऋण जो है वो आजकल एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, शिक्षा के लिए भी हो सकता है, और बहुत सारे ऋण बहुत सारी चीजों के लिए आजकल दिए जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज बता देता हूं, जो परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण होते हैं वो एक तरीके से परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण होते हैं वो दीर्घकालीन होते हैं, यानी लंबे समय के लिए होते हैं। ठीक है ना। जैसे ट्रैक्टर हो गया, कोई भी बड़ी बड़ी चीज, ट्रक हो गई है, अगर खरीदनी हो, मशीनें खरीदनी हो, तो वो दीर्घकालीन होते हैं। उसके अलावा जो गरीब लोग होते हैं, उन गरीब लोगों को एक तरीके से आसान किस्तों पर भी ऋण प्रदान किए जाते हैं, और ये ऋण की भी एक टाइम लिमिट होती है कि इस टाइम लिमिट तक आपको ये पैसा लौटाना है और इसकी इतनी इंस्टॉलमेंट आपको देनी है। तो ऋण प्रदान करना भी बैंक का प्रमुख कार्य होता है। एक और होता है साख निर्माण। साख निर्माण जो होता है ये आगे हम अच्छे से समझेंगे। साख निर्माण की पूरी प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा, मैंने यहाँ उदाहरण के रूप में लिख के आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इतना सा आप समझ लीजिए। सीधी सी बात है, बैंक जो है वो जमाएं स्वीकार करता है, फिर ऋण प्रदान करता है। ऋण के बदले में बैंक को क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट ही एक तरीके से, यानी 10,000 का वो बैंक क्या कर लेता है, 15,000 बना लेता है, 18,000 बना लेता है, 20,000 बना लेता है, यानी साख का निर्माण करता है, साख सृजन करता है। ये भी इसका मुख्य कार्य है। ठीक है ना। ओके। एजेंसी सेवाएं। अब एजेंसी सेवाएं क्या होती है? एजेंसी सेवाएं जैसे कि बैंक जो है वो चेक के रूप में, बैंक चेक हो गया या फिर ड्राफ्ट हो गया, ठीक है ना, या फिर विनिमय बिल हो गया, जिसको एक्सचेंज बिल भी बोलते हैं, विनिमय बिल, ठीक है ना, इनके रूप में एक्सचेंज एजेंसी सेवाएं भी प्रदान करता है। यानी अलग अलग बैंकों के आप किसी भी बैंक में लगा सकते हो, एजेंसी सेवाएं जो है वो बैंक प्रदान करता है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो बैंक चेक होता है ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होते हैं वाहक चेक और एक होता है यहाँ पर रेखांकित चेक। अब इसमें क्या फर्क होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो वाहक चेक होता है, इसमें क्या होता है, जो भी बैंक में चेक लेके आता है उस बंदे को नकद के रूप में उस चेक का भुगतान कर दिया जाता है। और रेखांकित चेक जो होता है, इसमें उस चेक का भुगतान नकद नहीं किया जाता है, बल्कि उसमें अंकित नाम के खाते में पैसा डाल दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये चीज होती है। अन्य सेवाओं में आजकल आपको डिजिटल लेन देन हो रहा है, तो वहां पर अन्य सेवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है बैंकों के कार्य के रूप में। इसमें जो आता है सबसे पहले आ जाता है आपका, जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, मोबाइल बैंकिंग। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे जैसे क्रेडिट कार्ड, और एक और चीज है जो है लोकर सुविधा, जो बैंक प्रदान करता है, लोकर। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आप इंटरनेट बैंकिंग आपको पता होगा, इसमें क्या होता है, लॉगिन करना पड़ता है, एक आपको आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ता है। और अगर इंटरनेट बैंकिंग आपके चालू है आपके नंबर आपके मोबाइल में, तो आप इंटरनेट बैंकिंग से आसानी से पेमेंट कर सकते हो, कोई भी ट्रांसफर करना हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है ना। मोबाइल बैंकिंग, इसके अंदर भी क्या होता है, मोबाइल में ऐप अगर आजकल गूगल प्ले स्टोर पे या किसी पे भी मिल जाते हैं, वहां पर ऐप डाउनलोड करो आप अपने बैंक का, और उस ऐप के अकॉर्डिंग आप आसानी से भुगतान और ट्रांसफर कर सकते हो। वहां पर भी आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है। ठीक है ना। एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यहाँ पर कहीं पे भी एटीएम लगे हो तो वहां पर जाके आप पैसा निकलवा भी सकते हो, विड्रॉल भी कर सकते हो, वहां पे पैसा जमा भी करा सकते हो, वहां पर आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, वहां पर आप अपना पिन जनरेशन भी कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड, इसमें एक लिमिट होती है क्रेडिट कार्ड में, जैसे कोई भी लिमिट, 50,000 की लिमिट, 1 लाख की लिमिट, उस लिमिट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उस लिमिट के अकॉर्डिंग आप कोई से भी कुछ भी परचेज कर सकते हो। लोकर सुविधा, बैंक जो है वो अपने ग्राहकों को लोकर सुविधा भी देती है, उस पर वो एक निश्चित रूप से थोड़ा सा पैसा वसूल करती है और लोकर सुविधा देती है, साल भर का पैसा वसूल कर लेती है। वहां पर लोकर में क्या होता है, जो भी ग्राहक है वो अपने कीमती सामान या डॉक्यूमेंट जो है वो रख सकते हैं, तो वो कहलाती है लोकर सुविधा। तो ये बैंक के कार्य हो गए। अब बैंक के कार्य हो गए, उसके बाद चलेंगे हम व्यापारिक बैंक द्वारा जो साख सृजन है वो कैसे किया जाता है। देखिए साख सृजन जो है वो दो प्रकार से होता है, या तो कागजी मुद्रा के निर्गमन से, मैंने यहाँ लिख रखा है व्यापारिक बैंक द्वारा साख सृजन कागजी मुद्रा के निर्गमन से, और या फिर प्रारंभिक और व्युत्पन्न जमाओं से। अब समझने की कोशिश करना, कागजी मुद्रा के निर्गमन, ये कागजी मुद्रा का निर्गमन जो है, मुद्रा जो है वो केंद्रीय बैंक जारी करता है, यानी ये व्यापारिक बैंक नहीं करेगा। ठीक है ना। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा वही होने वाला है। हम यहाँ पढ़ेंगे प्रारंभिक और व्युत्पन्न जमाओं से। देखिए प्रारंभिक जमा और व्युत्पन्न जमा क्या होती है। देखिए प्रारंभिक जमा और व्युत्पन्न जमाओं से ही एक तरीके से साख सृजन जो है वो किया जाता है व्यापारिक बैंकों के द्वारा। कैसे होता है, सबसे पहले प्रारंभिक जमा क्या होती है। देखिए जो वास्तविक मुद्रा के रूप में जमा करवाई जाती है ग्राहक के द्वारा, जनता के द्वारा, वो प्रारंभिक जमा कहलाती है। और उस जमाओं से जब क्या होता है, बैंक जो है वो ऋण प्रदान करके और ऋण खाते में जो जमा करता है वो व्युत्पन्न जमा कहलाती है। मैंने यहाँ लिख रखा है, देखिए प्रारंभिक जमा वास्तविक मुद्रा के रूप में बैंक में जमा होती है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली।
बैंक और व्युत्पन्न जमा, बैंक प्रारंभिक जमा से ऋण खाता खोलकर ऋण राशि जमा करता है, यानी ऋण खाते में ऋण राशि जमा करेगा, उसको बोलते हैं व्युत्पन्न जमा है। ठीक है ना। तो ये जो व्युत्पन्न जमा है, जितना ज्यादा व्युत्पन्न जमाओं का निर्माण होगा वही साख सृजन कहलाता है। ठीक है ना। यानी प्रारंभिक जमा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ एक प्रोसेस बताता हूं मैं आपको किस तरीके से साख सृजन किया जाता है। ये देखिए, आप देखिए इधर मैंने लिख रखा है साख सृजन की प्रक्रिया। चरण फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है ना। देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी बैंक है, उसकी जो प्रारंभिक जमा है वो मान लो 10,000 रुपए है, 10,000 रुपये है। ठीक है ना। अब वहां पर बैंक को क्या होता है, कुछ अपने पास रखना होता है जिसको हम बोलते हैं CRR, यानी नकद कोषानुपात। यानी मान लो फॉर एग्जाम्पल 20% जो है वो CRR है, यानी 1/5, 10,000 का 1/5, 20% जो है वो CRR है। ठीक है ना। तो CRR रखने के बाद वो क्या करेगा, ऋण प्रदान करेगा। CRR मान लो यहाँ पे जो प्रारंभिक जमा थी वो 10,000 थी। ठीक है ना। नकद कोष 20%, यानी 10,000 का 20% कितना, 2,000 बना। ठीक है ना। तो व्युत्पन्न जमा कितनी हो गई, 10,000 माइनस 2,000, यानी 8,000 जो है वो व्युत्पन्न जमा हो गई, यानी वो 8,000 जो है वो ऋण प्रदान करेगा। ठीक है ना। कौन, बैंक। ठीक है ना। फिर वो 8,000 जो है वो एक तरीके से उसकी जमाएं हो जाएगी, प्रारंभिक जमा ये 8,000 हो गई। फिर वापस 8,000 का 20% यानी 1,600 वो रखेगा, और फिर 8,000 में से 1,600 गए तो यानी 6,400 वो जो व्युत्पन्न जमा उसकी कहलाएगी। तो इस तरीके से कंटिन्यू ये स्टेप चलते जाएंगे। ये स्टेप तब तक चलेंगे जब तक कि उसकी जो जमाएं है ना वो टोटल जो है वो 50,000 ना हो जाए। क्या ना हो जाए, 50,000, 50,000। ठीक है ना। व्युत्पन्न जमा, क्योंकि इधर से जो आएगी वो व्युत्पन्न जमा ही होगी। ठीक है ना। या फिर आप व्युत्पन्न जमा को भी टोटल करेंगे तो वो भी 50,000 ही आएगा। क्यों, वो इसलिए क्योंकि 1/5 नकद कोषानुपात है, यानी 10,000 का जब तक 50,000 नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और इसी को बोलते हैं साख सृजन की प्रक्रिया, यानी साख निर्माण ऐसे किया जाता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप समझ गए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप कीजिए मेरे को, और इसको वापस रिवाइंड करके देख लेना अगर मैंने कोई जल्दी अगर बताया आपको समझने में कहीं भी दिक्कत आई हो तो। ठीक है ना। तो साख सृजन प्रक्रिया भी आप समझ गए, कार्य भी समझ गए, अर्थ भी समझ गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे केंद्रीय बैंक क्या होता है, जो हमारा RBI है, और उसके कार्य क्या होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।